नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि हम सभी ने अब तक जाना कि किस प्रकार पाकिस्तान ने साजिश की थी अपने पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय जमीन पर भेजकर। भारतीय सेना अब तक भी दुश्मनों के अदृश्य ताकत का अनुमान नहीं लगा पा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और अभी तक भारतीय सैनिक यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि दुश्मन ने कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जवानों को छिपने के लिए एक पत्थर भी नहीं मिल रहा था। यह विडंबना उतनी ही स्थायी थी जितना दुश्मनों की बमबारी। धीरे धीरे वीरों की संख्या कम होती जा रही थी। केवल जीओसी समेत 12 जवान रह गए थे, लेकिन बटालियन के सबसे कम उम्र के युवा लेफ्टिनेंट तिलक बनर्जी और 3 अन्य जवानों का कोई अता पता नहीं था। कहां और किस हालात में थे कोई सूचना नहीं थी। भारत के 6 सैनिक शहीद और कई जवानों के घायल होने के बाद भी दुश्मन और उनके ठिकानों का कोई पता नहीं लग पा रहा था। जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में देखा वन नागा के साथ क्या हुआ था। ब्रिगेड की एक्शन रिपोर्ट यह बताती है कि किस प्रकार ऑपरेशन असफल रहा था। दुश्मन की भारी गोलाबारी से हताहतों की बड़ी संख्या के कारण हमें यह असफलता मिली। फिर से याद करना होगा कि वन नागा को बिना परिस्थिति अनुकूल किए कार्रवाई आरंभ करने को कहा गया था, इसलिए वे कार्रवाई करने योग्य अवस्था में नहीं थे। जैसे जैसे कोहरा हो रहा था वहां की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। लेकिन जब कोहरा हटने लगा तो सैन्य दस्ता तोलोलिंग से बस 400 मीटर दूर रह गया था और तब पहली बार भारतीय जवानों ने अपने दुश्मनों को काले कपड़े और लाल टोपी पहने देखा। उन पाकिस्तानी सैनिकों में से 15 पश्चिम दिशा में तैनात थे और बाकी 15 चोटी पर बैठे हुए थे। तभी अचानक गोलाबारी फिर शुरू हो गई और दुश्मनों ने 2 भारतीय जवानों को घायल कर दिया, जिनका खून तेजी से बह रहा था। घायलों में से एक दिलीप सिंह बर्फ में लेटे हुए थे और उनकी बाईं आंख गंभीर रूप से घायल थी। बिना किसी मदद के, बिना किसी चिकित्सक के सहायता के और बिना किसी भोजन के संभवतः वे 8 घंटे तक जीवित पड़े रहे थे। और दूसरी ओर दुश्मन अपनी जीत में अपने शस्त्र हवा में लहरा रहे थे। अब तक सभी जवानों को एहसास हो गया था कि वे साधारण आतंकवादी नहीं थे, लेकिन तीसरे सप्ताह तक भी कोई नहीं जानता था कि कब्जा करने वाले नियमित सैनिक थे। वह ऐसी सप्लाई लाइन सुनिश्चित कर चुके थे जिससे उन्हें गोला बारूद और बंदूकें आसानी से मिल जाया करती थी। पाकिस्तानी जवानों ने एक बंकर में दूसरे तक टेलीफोन लाइन बिछा रखी थी, बल्कि उन्होंने फाइबर ग्लास के छोटे घर बना रखे थे जिसमें वे बारिश और बर्फ में भी आराम से रह पा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर मीडिया में दिखाया जा रहा था कि कैसे भारतीय जवान एक के बाद एक शहीद हो रहे थे। पूरा माहौल दहशत से भर गया था। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से कारगिल मुख्यालय पर तोप के गोले बरसे। पाकिस्तान की ओर से गोले बेहद सटीक जगहों पर लग रहे थे, जैसे मानो भारत में बैठकर कोई पाकिस्तान में जानकारी भेज रहा हो। हालात नाजुक दिख रहे थे। भारत ने भी अहम जगहों पर तोपें तैनात कर दी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी हमले की सही जानकारी के लिए विमानों का सहारा लिया गया था। उसी दौरान 24 मई की ही रात 10:30 बजे नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को फोन किया। 10 मिनट की बातचीत में वाजपेयी जी ने 2 टूक कह दिया कि पहाड़ियों से घुसपैठियों को पीछे हटाइए, वरना भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। इसके बाद वाजपेयी जी ने फोन काट दिया और वे सो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे उस वीर योद्धा की कहानी जिसने देश की भूमि को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और उनकी यह कुर्बानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। उस वीर सैनिक का नाम है हरप्रसाद। हरप्रसाद 27 जून 1999 को कारगिल में घुसपैठियों से लोहा लेते हुए मोर्चे पर शहीद हो गए थे। हरप्रसाद के परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही, जिसके कारण उन्होंने बचपन से ही सेना में भर्ती होने का निर्णय कर लिया था। हरप्रसाद सेना में भर्ती होकर अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुए। हरप्रसाद अपने आखिरी दम तक दुश्मनों का सामना करते रहे थे और बिना दुश्मनों के आगे घुटने टेके वे अपने शहीद साथियों के साथ अपनी जान को भारत माँ को समर्पित कर वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
भारत देश ऐसे सैनिकों की शहादतों को याद करके गर्व से भर जाता है। भारत ज्ञान अक्षर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक नए सैनिक की शहादत को याद कराते हुए। धन्यवाद।